ईशान आज पूरे 1 साल के इंतज़ार के बाद कुछ दिन की छुट्टी पर जा रहा था। उसके चेहरे पर इंतज़ार और आँखों में अलग ही चमक थी। ये शादी के बाद पहली छुट्टी थी और ईशान की आँखों में अपनी मनमोहिनी नाजुक सी कली जैसी पत्नी का चेहरा चमक कर रह गया था। उसकी शर्मीली सी मुस्कान, उसकी आदत, उसकी हया उठती गिरती पलकें ईशान के दिल में व दिमाग पर नक्श छप कर रह गई थी। उस परी जैसी दुल्हन की हर अदा ईशान के दिल के तार को छेड़ने के लिए काफ़ी थे। ईशान को आज भी वो पल याद था जब अपनी खूबसूरत पत्नी सोनम को छोड़कर वापस छुट्टी पर आया था। उसका बस चलता तो हर पल हर जगह अपनी सोनम को साथ लेकर घूमता, मगर क्या करता, माँ की तरफ से इस बात पर बहुत पाबंदी थी, इसलिए वो बहुत मजबूर था। इस बार ईशान ने पक्का इरादा किया कि वह ड्यूटी पर जाते हुए हर हाल में सोनम को साथ लेकर जाएगा और अपनी माँ को भी किसी तरह इस बात के लिए राजी कर देगा। वह सब उसके साथ एक साथ रहें। उसे क्या पता था, इंसान तो न जाने रोज कितने सपने सजाता है, मगर होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है। अपने मन को शांत करते हुए, अपनी पत्नी सोनम को सोचते हुए अपना सेल फोन निकाला और एक हाथ से ड्राइविंग करते, दूसरे हाथ से उसका नंबर डायल करते मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। एक बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार बेल जाने पर उस दुश्मन जान की खनकती आवाज़ ईशान के कानों से टकराई तो जैसे उसके दिमाग पर छाई थकन पल भर में गुम हो गई थी। कहाँ पहुँचे हो आप? मैं सुबह से तैयार बैठी हूँ, आपका इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ। ईशान, जल्दी आ जाइए। दूसरी तरफ सोनम भी शायद अपनी बेकरारी को छुपा नहीं पा रही थी। अरे वाह, इस बार तो लगता है तुम्हारे दिल के सारे तार छिड़ चुके हैं। मुझ पर मेहरबान होने का पूरा इरादा रखती हो। ईशान उसके दिल की हालत को गहराई से महसूस किया। ये तो घर आकर ही पता चलेगा। क्या पता इस बार मेरा इरादा भी आपकी बेताबी पर तरस खाने का हो। वह शर्माते हुए कहती। कॉल अटेंड कर चुकी थी और ईशान के होंठ पर बेकाबू होकर मुस्कुराहट आए थे। सोनम की बात ने उसका दिल खुश कर दिया था, क्योंकि वह शादी होने के बाद से अब तक अपने और अपने पत्नी के बीच की दूरियों को कम नहीं कर पाया था और उन 1 साल में उसने हर वक्त उस दूरी को मिटाने के बारे में ही सोच रहा था। घर पहुंचने से पहले गुलाब के ताज़ा गजरे और फूलों के गुलदस्ता खरीद कर सोनम की खुशी का अंदाज़ा लगाते हुए तसल्ली में हुआ था। घर पहुंचकर सोनम का हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आने के बजाय माँ के दिल दहलाने वाली चीखों से स्वागत हुआ था। ईशान परेशान सा आगे बढ़ा, माँ की आवाज़ की तरफ बढ़ा। ये आवाज़ तो माँ के कमरे से आ रही थी। कमरे में दाखिल हुआ तो माँ कमरे के पीछे छोटी सी खिड़की पर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत दुख के असर दिखाई दे रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वह अपने गम के दर्द को काबू करना चाहती हो। ईशान ने आगे बढ़कर खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वहाँ मनोरमा औंधे मुंह फर्श पर गिरी हुई लेटी पड़ी थी। उसके मुंह से झाग बह रहा था। ईशान अपनी बहन की यह हालत देखकर बेताबी से उसके पास गया और चीख कर उसको बुलाने लगा। मनोरमा, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो प्लीज, मेरी तरफ देखो। तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गई? उठो मनोरमा। एक ही तरफ मुंह किए बहुत तकलीफ से कांप रही थी। एकदम झटका खाकर बिल्कुल शांत हुई थी। जल्दी करो, इसको अस्पताल लेकर चलो। मेरी बच्ची को क्या हो गया है? ईशान, जल्दी करो। ईशान की माँ सुनैना मुंह पर दुपट्टा रखकर बेटे को बुला रही थी, जो मनोरमा को झकझोर कर जगाना चाह रहा था, मगर उसकी गर्दन एक तरफ को ढनकते जा रही थी। उसका बदन तेजी से बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा था। ईशान ने अपना हाथ उसका सांस चेक करने के लिए उठाया, उसकी सांसों को चेक करने लगा, फिर तेजी से नब्ज थाम कर सुन्न सा होता चला गया। मनोरमा की सांस थम चुकी थी और ईशान अपनी बहन को यूं अचानक मर जाने पर अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था। अब अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ मनोरमा हमें छोड़कर चली गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसको बिल्कुल सही सलामत छोड़कर गया था, फिर अचानक उसको क्या हुआ? बहती आंखों के साथ माँ के तरफ देखा। चेहरे पर मायूसी और ना में सर हिलाता देखकर सुनैना की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बच्ची हमें छोड़कर चली गई। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने उस जालिम का? मार डाला मेरी मनोरमा को, मेरी मासूम बेटी मनोरमा को। वो बेताबी से चीखती रो रही थी और ईशान अपनी माँ की बात पर चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। किसने मार डाला? माँ, आप क्या कहना चाहती है? कौन है मेरी बहन के मौत के पीछे? ईशान की आंखों में जैसे खून उतर आया था। तुम्हारी पत्नी ने मार डाला मेरी बच्ची को? अरे उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारी पत्नी का? हर वक्त हंसती मुस्कुराती मेरी फूल सी बच्ची, उसको इतनी बुरी लगने लगी थी कि उसने जान ही ले ली। ऐसा तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता, जैसा तुम्हारी पत्नी ने अपनी नंद के साथ किया है। सुनैना तेज तेज रोने लगी।
माँ, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आपको सोनम पसंद नहीं है तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर वह इतनी बुरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मेरी बहन की जान की दुश्मन बन जाए। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। ईशान ने अपने कमज़ोर से आवाज़ में कहा था। तुम्हारी जवान बहन तुम्हारे सामने मुर्दा हालत में पड़ी है और तुम अभी भी अपनी पत्नी की साइड ले रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो अपनी बहन की हालत, जिसके मुंह से झाग निकल रही है और अब जिस्म नीला होता जा रहा है। क्या ये सब देखने के बाद भी तुम मुझे गलत कहोगे? उसके अलावा इस घर में और कौन है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने खुद ही अपनी इकलौते बेटी को जान से मार डाला है? मैं एक माँ हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सुनैना अपनी बात पर अड़ी थी। ईशान को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। ये जो कोई भी है, मैं उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, मगर पहले हमें जो ज़रूरी काम है वो करना होगा। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अगर हमने ज़्यादा देर की तो मेरी बहन पर लोग तरह तरह के बातें करेंगे और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले ही न जाने वो कितनी तकलीफ़ सहकर मेरी बहन इस दुनिया से जा चुकी है। अब दुनिया से चले जाने के बाद लोग उसके पीठ पीछे सारी ज़िंदगी उसको बुरे शब्दों से याद करेंगे। इसका मौका मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। ईशान एक भाई के बजाय उस वक्त एक पुलिस बनकर सोचते हुए तेजी से मनोरमा की लाश को गैलरी से उठाकर बाहर ले आया था। कुछ पल में घर का माहौल बदल कर रह गया था। मनोरमा की मौत ने जैसे सबको हिलाकर रख दिया था। मातम और चीख पुकार की आवाज़ों से धीरे धीरे गली मोहल्ले वाले रिश्तेदार भी उस बंगले में जमा होने लगे, जहां मनोरमा की माँ सुनैना गम से निढाल बराबर रो रही थी और चिल्ला रही थी। अचानक जवान मौत पर हर आंख आंसू बहा रही थी, मगर भगवान की करनी किसको पता थी, उसने ऐसे ही दुनिया से जाना था। ईशान अपनी बहन मनोरमा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना चाह रहा था, मगर लोगों को इकट्ठा हो जाने पर सुनैना सबके सामने रोते हुए सीना पीट रही थी। मेरी फूल सी बच्ची को इसकी अपनी भाभी ने मार डाला, और एक ये भाई है जो अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने के बजाय चुप से खड़ा न जाने किस बात का इंतजार कर रहा है। उसको अपनी जवान बहन की मौत का भी कोई फर्क नहीं हुआ। वह अभी तक पत्नी के गुण गाए जा रहा है। मनोरमा को न जाने किस पाप की सजा मिली है। मैं किससे इंसाफ मांगू? हे भगवान, तू ही मेरी बच्ची की मौत का बदला ले लेना। उसका भाई तो तरस भी नहीं कर रहा। किसी ने सच कहा, पत्नी के सामने मर्द को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जानबूझकर बराबर रोते हुए सुनैना ना सिर्फ भीड़ को मनोरमा की मौत की वजह बता रही थी, बल्कि अपने बेटे की खुदगर्जी का भी खूब ढिढोरा पीट रही थी। और नहीं जानती थी उनकी मांगी हुई प्रार्थना किस तरह तेजी से स्वीकार होने वाली थी। जल्दी मनोरमा के कत्ल का इंसाफ होने वाला था। वहाँ मौजूद औरतें अपने दिमाग के हिसाब से बातें करने लगी। कोई कहती शक्ल से मासूम दिखने वाली भाभी इस तरह जालिम हो गई कि पति के इकलौती बहन को जान से मार डाला, तो कोई ये कह रहा था कि उसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है कि मनोरमा ने आत्महत्या की है। हो सकता है या उसकी भाभी ने मारा हो, क्या पता उसने खुद ही आत्महत्या कर ली हो। भगवान के घर जाने का उसका टाइम पूरा हो गया था। एक समझदार औरत आगे बढ़ी और वहाँ सभी औरतों का मुंह बंद करवाना चाहती थी, मगर उसका ये आइडिया किसी को पसंद नहीं आया था। जितने मुंह उतनी बातें थी। मनोरमा की आरती उठ जाने तक बराबर इसी तरह की बातें होती रही। ये जाने बगैर कि कितना बड़ा पाप है। किसी के दुख में शामिल होना बहुत बड़ा इंसानियत का काम है। वहाँ पहुंचकर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, मुर्दे का मजाक उड़ाना और फालतू के बात करना, ये सब बहुत बड़ा पाप है। मरने वाले के घर में तो वैसे ही लोग गम में डूबे होते हैं। उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाली औरतें जमाने का वह नासूर घाव होती हैं जो कभी भी अपनी जुबान को काबू नहीं रखती। दूसरे के घरों में घुसकर उनके बातों में बोलना और जहर घोलना, खुद से कुछ भी कह देना, हर औरत अपना फर्ज समझती हैं। और ईशान, जो बहन की मौत पर इस तरह के दिल चीर देने वाले शब्दों को सुनकर सदमे से पागल हो रहा था, मगर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ सोचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। घर के अंदर जाते हुए ईशान ने कब सोचा होगा कि घर में उसके लिए एक कयामत इंतजार कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही कोने में जमीन पर बैठी सोनम डर से कांप रही थी और बराबर नामे सर हिलाती जा रही थी। ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ? सोनम बराबर उन्हीं शब्दों को दोहरा रही थी। सोनम, होश में आओ। तुम घर पर ही थी। तुम मुझे बताओ कि मनोरमा के साथ ये सब कैसे हुआ? क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? प्लीज़ मुझे बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ईशान ने सोनम के पास जाकर बहुत विनती की। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मुझे कुछ पता नहीं।
मैं सच कह रही हूँ। सोनम इसी तरह बोलती डर से घबराहट में पड़ी हुई थी। उसी वक्त एक झटके से दरवाज़ा खोलकर सुनैना अंदर चली आई। पूछो अपनी पत्नी से उसने ये हिम्मत कैसे की। क्या मेरी बेटी का इस घर में कोई हक नहीं था? उसने उसे जान से ही मार डाला। अगर उसे मेरी फूल सी बच्ची से इतनी ही तकलीफ थी तो मुझे बता देती, मैं उसे लेकर अपने भाई के घर चली जाती। कम से कम मेरी बच्ची जिंदा रहती। उसने क्यों हमारे साथ ऐसी दुश्मनी की? सुनैना के बराबर इस तरह कहने पर सोनम नामे सिर हिलाती हुई बुरी तरह से रो रही थी। माँ, इन बातों के लिए ये अच्छा वक्त नहीं है। मैं बाद में हर मामले को खुद ही बारीकी से देखूंगा। अभी हमें मनोरमा की अर्थी और उसके क्रियाक्रम का इंतजाम करना है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वह बहुत बुरी समस्याओं में फंस चुका था। फिर थोड़ी देर में घर में राम नाम सत्य है की आवाज़ गूंजने लगी। मनोरमा के अर्थी को शमशान तक ले जाया गया। ईशान को रह रह कर अपनी बहन की मासूम हरकतें याद आ रही थी, जो खुद से 5 साल बड़े भाई से ज़बरदस्ती लाड उठवाती और हंसती मुस्कुराती पूरे घर की रौनक थी। भाई, अब आप घर से अपने यूनिफॉर्म में जाया करोगे। मुझे आपको इस यूनिफॉर्म में देखना बहुत अच्छा लगता है। ईशान के फ़ौज में भर्ती होने के बाद मनोरमा हर वक्त इस बात का जिद करती और ईशान मुस्कुरा कर रह जाता। मगर इस बार उसको अपनी बहन की जो हालत मिली थी उसके दिल पर घाव की तरह दर्द हो रहा था। मेरी बहन के साथ ये जुल्म किसने किया होगा? क्या सच में सोनम मेरी बहन के साथ ऐसा कर सकती है? ईशान के दिमाग में सोनम का मासूम चेहरा, डर से घबराती हुई आवाज़ अपनी सोच को झटकने लगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वह तो बहुत छोटे दिल की मासूम सी लड़की लगती है। वह इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकती है? वह नहीं तो फिर कौन हो सकता है? माँ बराबर उसी के बारे में क्यों कह रही थी? वह अलग सोच में घिरा हुआ दीवानों की तरह घर की तरफ आ रहा था और गहराई से सोच रहा था, जल्दी से जल्द इसको इस बात का पता हो जाए कि असल में गुनहगार कौन है, ताकि उसको सज़ा दी जा सके। उसके सीने में जल्दी आग उठी। बाहर से माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। मैं तुमसे कहती रही कि तुम अपनी बीवी से पूछो, मगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। अगर ऐसा है तो अपनी पत्नी से खुद ही पूछ लो। उससे कहो कि वह तुम्हें सब कुछ सच सच बताए। क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या उसने मेरी मनोरमा की जान नहीं ली? ईशान, जो पहले ही गम और गुस्से से निढाल था, घर में दाखिल होते ही माँ एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। माँ के कहने पर उसने सर उठाया तो हॉल के एक कोने में सर झुकाकर खड़ी सोनम ने कुछ पल के लिए अपना सर उठाया था और ईशान के सवालिया नज़रों को खुद पर जमी देखकर रोते हुए अपने जुर्म स्वीकार करने लगी। हाँ, मैंने मनोरमा की जान ली है, क्योंकि मुझे इसका घर में और आपके दिल में कब्जा पसंद नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे मनोरमा से सख्त नफरत थी और मैं अपनी नफरत के हाथों मजबूर होकर उसकी जान ले ली है। सोनम झुके सर के साथ वह चीखते हुए बोलती चली गई और ईशान के कदम उसके तरफ बढ़ने लगे। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां फूट रही थी। ऐसा महसूस होता था वह सोनम को कुछ पल में जलाकर राख कर देगा। वह अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करता था, उसे मारने वालों को तो वह जिंदा जलाकर राख कर देता। ये तुम क्या कह रही हो सोनम? तुम जानती हो कि मनोरमा मेरी बहन थी और जो तुम कह रही हो उसके हिसाब से तुम उसकी कातिल हो। कत्ल की सज़ा किस तरह संगीन होती है, क्या इस बारे में तुम्हें अंदाज़ा है? मेरी बहन को तुमने क्यों मारा? ऐसा कैसे कर सकती हो? ईशान जैसे सोनम के कहे गए शब्दों का जांच कर रहा था। मैं किसी सज़ा के बारे में नहीं जानती और ना ही मैं नफ़रत में ये जान पाई जो कदम उठा रही हूँ उसके बाद मेरा अंजाम क्या होने वाला है। आप मुझे पुलिस के हवाले कर दो, फांसी पे चढ़वा दो या खुद गोली मार दो, जो चाहो करो, मगर मुझे बार बार ये सब कहने पर मजबूर मत करो। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। अब वह सर झुकाकर दबी दबी आवाज़ में बोले जा रही थी। सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मगर पहले जुर्म साबित हो जाए। मैं खुद अपना गुस्सा ठंडा कर लूँगा, उसके बाद तुम्हें कानून के हवाले करूँगा और तुम्हारी सज़ा इस तरह संगीन होगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। ईशान का कहा हुआ शब्द बहुत गुस्सैली और पथरीला था। उसका उठने वाला हाथ सोनम के सफ़ेद गाल पर उंगलियों के निशान छोड़ गया था। अब जब लड़की ने अपने मुंह से जुर्म स्वीकार कर लिया था, वही कातिल है, तो फिर और ज़्यादा किस बात की गवाही चाहिए होती है? पहली फुर्सत में इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए ताकि ये अपने अंजाम को पहुंच जाए। इस वक्त शायद ये भी अपने किए पर पछता रही है, मगर तुमने इसको वक्त दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने किए गए जुर्म से ही मुकर जाए और तुम्हें कोई ठोस सबूत भी ना मिल पाए जिससे तुम इसका जुर्म साबित कर सको। इसलिए अच्छा होगा इसको अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले करो और इसका जुर्म को साबित करना पुलिस का काम है
और ये काम तुम उन्हीं को करने दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ईशान के चचा, जो थोड़ी देर पहले ही घर में दाखिल हुए थे और ईशान की बात सुन चुके थे, गुस्से से कहते हुए उसके बाद ईशान की एक ना सुनी गई और ज़बरदस्ती सोनम को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। अगले 3 दिन ईशान ने घर की एक एक चीज़ को छान मारा था, मगर इस बात का कोई ठोस सबूत उसके हाथ में नहीं लगा। मनोरमा को जहर दिया गया है या नहीं, उसके खाने पीने वाले बर्तनों में से ऐसी कोई सबूत नहीं मिल पाए थे, जिससे सोनम की बात और माँ की बात भी गलत साबित हो रही थी। घर में मनोरमा के तेरवी के लिए आने वालों की भीड़ धीरे धीरे थम चुका था और ईशान भी काफ़ी हद तक संभल कर अब हर चीज़ पर गौर करने लगा था। वह ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की इस तरह बड़ा कदम उठा सकती है। वह तो अपनी सास के ताने और गुस्सा पर सर उठाकर जवाब देने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। किसी का कत्ल कैसे कर सकती थी, मगर उसने अपने जुर्म खुद ही अपने मुंह से स्वीकार किया था और ईशान जैसे दिमाग वाले बंदे का दिमाग खाली होकर रह गया था। वह सच और झूठ की पहचान नहीं कर पा रहा था। शायद अपनी बहन की अचानक मौत ने उसको सोचने समझने की हिम्मत से दूर कर दिया था। हे भगवान, तू मेरी मदद कर, मुझे असली कातिल तक और उसकी असली हकीकत तक पहुंचने में मेरी मदद कर। ईशान ने अपने घने बालों में उंगलियां फंसाते हुए बेबसी से अपने भगवान को बुलाया था और भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुन भी लिया था। कौन जानता था इतनी जल्दी भगवान उसकी प्रार्थनाएं सुन भी लेगा और उसको असली हकीकत तक पहुंचा भी देगा। कई बार मासूम चेहरों के पीछे बहुत गहरा राज छुपा होता है। अगर भगवान की मदद शामिल ना हो तो शायद कभी हम इंसान वो भयानक चेहरे ना देख पाए जो इंसान तक कहलाने के लायक नहीं होते और हम उनकी असलियत से दूर उनके साथ गहरे संबंध भी जोड़ लेते हैं। ईशान ने अपनी पूरी कोशिश की और हर तरफ से उसे भांप लिया। वह किसी तरह भी मुजरिम नहीं लगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी किसी गुनहगार या कातिल जैसी बिल्कुल भी नहीं है। कातिल की आंखों में नफरत या गुस्से की आग भड़कती है, मगर उसकी निगाहों से सिर्फ डर में। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई औरतें भी जुर्म करने के बाद देख रखी है और रोज़ कई तरह के मुजरिम से मेरा पाला पड़ा है, मगर ये उनसे बिल्कुल अलग है। मेरा कई साल का एक्सपीरियंस कहता है ये लड़की कोई दिमागी दबाव डर में पड़ी हुई है, इसलिए डर की वजह से किसी और का जुर्म अपने मुंह से स्वीकार करके बैठ गई है। पुलिस इंस्पेक्टर ने जांच करते हुए शक की निगाहों से बात की थी। आपको यकीन है ये डर की वजह से बयान देने पर मजबूर हुई है? ईशान ने गुस्से के अंदाज में कहा था। उसका बयान 3 तरह का है। मेरा सामना करते ही उसके माथे पर पसीने आने लगता है, घबराहट में पड़ जाती है, मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही। पहले दिन उसका बयान था कि मैंने नफरत में अपनी नंद को मार डाला। मैंने एक जहरीली जड़ी बूटी लाकर उसको खिलाया था, मगर और ज़्यादा बारीकी से जांच करने पर, कुछ पूछताछ करने पर पता चला वह तो इस बारे में खुद भी ज़्यादा नहीं जानती। क्या चीज़ ज़्यादा जहरीली है, कौन सी कम है। थोड़ा बहुत जांच भी किया ताकि सच उगल सके, मगर सब बेकार गया। अगले दिन दोबारा जांच के लिए बुलाया तो पहले कहने लगी कि मैंने ही मारा है, मगर फिर अपने बयान में कहा उसने जहरीली जड़ी बूटी खाने को दी थी क्योंकि उसके सर में दर्द था। ये बात कहते हुए उसके शब्द में गहरा दर्द और परेशानी भी महसूस हो रहा था, जैसे उसको मनोरमा की मौत का बहुत अफसोस हो। कल उसका बयान था कि उसको सांप ने डस लिया था। सांप को मैंने उसके पास आंगन में देखा था, मगर उसको बता नहीं पाई ताकि मेरा काम आसान हो जाए। वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझ पर रौब जमाती थी, इसलिए मुझे उसकी मौत की इच्छा थी। आप बताइए, क्या उसकी मौत आंगन में हुई थी? नहीं ना, वह तो ये नहीं जानती जिस वक्त मनोरमा की लाश बरामद हुई वक्त कौन सा था, उसकी लाश कहाँ पर मौजूद थी और उस वक्त आप कहाँ पर थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक जान पहचान वाले को उसका केस सौंप दिया था। ये खास काम सौंपा था, उसको ये सारी बातें बता रही थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह जानबूझकर आपको गुमराह कर रही हो। ईशान ने मेन पॉइंट पर ध्यान दिलवाया। उसके सेल फोन से भी कोई ऐसी कॉल या मैसेज रिकॉर्ड नहीं मिला वह उस मौत का जिम्मेदार हो, और पूछताछ करने पर वह हर तरह से खुद को ही मुजरिम ठहरा रही थी। यही उसका फोकस है और इस बयान से वो पीछे भी नहीं हट रही। मेरी सलाह ये है कि उस पर मुकदमा दर्ज ना की जाए। कहीं ऐसा ना हो जांच करने के बीच वो मुजरिम ना निकले और उसे सजा मिल जाए और बाद में आपको पछतावा हो। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी बात पर अड़ा हुआ था, मगर फिर मुझे अपनी बहन के कातिल का पता कैसे चलेगा? अगर आपकी बात मान भी लूँ तो आगे क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ईशान का दिमाग काम नहीं कर रहा था। घर पर आने जाने वालों का, अपनी बहन का और अपनी माँ का भी सारा रिकॉर्ड आपको नज़र में रखना चाहिए।
हर छोटी से छोटी बात को आप खुद गहराई से नोटिस करें। कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। हो सकता है कि आपकी बहन मनोरमा किसी वजह से खुद ही जहर खा चुकी हो, मगर आपकी माँ या पत्नी उस बात को छुपाती हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक नया पहलू मेरे सामने रखा। आप कहना क्या चाहती हैं? ईशान को ऐसी बातें स्वीकार करना गंवारा नहीं हुआ। नेवर माइंड ईशान साहब, आजकल की लड़कियां काफ़ी जज्बाती हो चुकी हैं और अक्सर इस तरह के केसेस भी होते हैं। घर वालों को लगता है हमारी बेटी कॉलेज स्कूल में पढ़ने के लिए गई है, मगर पुलिस इंस्पेक्टर ने फिर अपने शब्दों को अधूरा छोड़ दिया। मगर मतलब साफ था, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैंने अपनी बहन को पूरी आज़ादी दे रखी थी, वो मुझे सब कुछ बताती थी, तो इस तरह की बात मुझसे क्यों छुपाएगी? हमारे घर का हर आदमी काफ़ी आज़ाद ख्याल का है। ईशान के तेवर बिगड़े हुए थे। कुछ भी मुमकिन है। आप खुद अपनी पत्नी को भरोसे में लेकर उसे जानने की कोशिश करो। कुछ है जो वह जानती है मगर हम सबसे छुपा रही है। बड़े बड़े मुजरिम अपने जुर्म इतनी आसानी से बयां नहीं करते जैसे आपकी पत्नी कर रही है, मगर घबराहट और परेशानी भी हर दिन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ती जाती है। फिर मैं और ज़्यादा देर तक आपकी पत्नी को बिना किसी वजह के यहाँ पर नहीं रख सकती। वह आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आज मैं छुट्टी पर जा रही हूँ। अगर कोई सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजिट कर लेता है तो फिर आप शायद मुश्किल में फंस जाएं। आज ही उनको यहाँ से ले जाइए। यहाँ थाने में नहीं रख सकते। इनको किसी होटल या फ्लैट में रखिए और अपने ऊपर भरोसा दिलवाइए, मगर नज़र भी रखिए जब तक सच्चाई खुलकर सामने नहीं आ जाती। हो सकता है कि आपकी पत्नी किसी दिमागी दबाव में हो, ये सब कर बैठी हो, मगर ये भी तो हो सकता है कि मेरा कहना ठीक हो। सच्चाई जानने के लिए आपको उसको यकीन दिलवानी ज़रूरी होगी। आप उसकी बेगुनाही को स्वीकार करते हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी बातों को घुमा दिया था और इशारा भी दे दिया था। घर के और लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब ने फिर से मनोरमा से पूछताछ शुरू की। अब की बार ईशान भी सोनम से पूछताछ करने लगा। मैं तुम्हारी जुबान से साफ साफ सब कुछ सुनना चाहता हूँ। मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ था। अगर तुम्हें किसी पर शक लगता है तो भी बताओ, कुछ भी ऐसा जिसे हम सच्चाई जानने में मदद मिले। तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाना। अगर किसी तरह गलत बयान दिया तो तुम पर बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगा। पूरी तरह मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम खुद जानती हो कि एक जवान और खूबसूरत लड़की अगर थाने में लवारिस हो तो उसको कितना टॉर्चर किया जाता है ताकि वह सच बता सके और तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए तो कान खोलकर सुन लो। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुमने सब कुछ सच सच ना बताया तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें डिवोर्स भी दूंगा। और फिर अगर मेरे डर से भी ये लोग तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी कर रहे हैं तो मेरी तरफ से तसल्ली में हो जाएंगे। ईशान ने उसको धमकाते हुए उसके चेहरे की तरफ बड़ी गौर से देख रहा था। डिवोर्स का शब्द सुनते ही सोनम के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं अपने किए की सज़ा पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, मगर भगवान के लिए मेरे साथ आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। सोनम उसके इस तरह के सवाल जवाब पर बेहद दुख में थी। आज ईशान का शब्द बिल्कुल सर्द पड़ गया था और बहुत गुस्से में भी था। मैं दूंगा, आज ही तुम्हें डिवोर्स दूंगा अगर मुझे हर बात ना बताई तो। ईशान ने गुस्से में रिवॉल्वर को मजबूती से थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, तुम्हारी चुप्पी तुम्हें और ज़्यादा शक में डाल रही है। अगर तुम सच बताती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम्हें बिना किसी डर के मुझे वह सब कुछ बताना होगा। मेरा यकीन करो, अगर तुम बेकसूर हो तो मुझे हर कदम पर अपने साथ पाओगी। तुम्हें बचाने के लिए मैं हर एक से लड़ने को तैयार हो जाऊंगा, सिर्फ उस सूरत में कि तुम मेरी बहन की कातिल ना हो। तो सोच लो तुमने क्या फैसला करना है। वह गिनती शुरू करने लगा। ईशान ने सोनम के हाथ में उम्मीद के डोर थमाई और साथ ही डिवोर्स का धमकी भी दिया था। और ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए उसने बाकायदा उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी थी और सोनम का रंग जिस तरह पीला पड़ने लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर कोई पीले रंग से पेंट कर दिया हो। 3, 2, 1 डिवोर्स। मैं तुम्हें डिवोर्स जरूर दूंगा। ईशान ने 3 तक उल्टी गिनती गिनने के बाद भी सोनम के चुप रहने पर अभी आखिरी शब्द पूरा नहीं किया था कि सोनम लहराकर जमीन पर गिर चुकी थी। उसके गिरने पर ईशान ने बेबसी के निगाहों से उसकी तरफ देखा था। फिर उसी में पुलिस इंस्पेक्टर भी वहां मौजूद थी। क्या हुआ? अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया ईशान साहब? इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। अगर आपको इस कहानी को पूरी सुननी है तो कमेंट ज़रूर करें और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।